Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं बोरा नेटवर्क। मेरे को होस्ट हैं नईम तैयब। अस्सलाम वालेकुम नईम तैयब। अस्सलाम वालेकुम। बोरा नेटवर्क से नईम तैयब हाजिर है। आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं हमारे शो के अंदर, डॉक्टर मोइज़ हुसैन, फाउंडर है माइंड साइंसेस पाकिस्तान के। इनका इंट्रो इतना लंबा है कि अगर मैं इसको पढ़ना शुरू कर दूं तो शायद पूरा शो इसी के अंदर निकल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो ज़रूरी है वो चीज़ें आपके सामने शेयर करूं। डॉक्टर मोइज़ हुसैन, फाउंडर माइंड साइंसेस पाकिस्तान, मास्टर इन साइकोलॉजी, PhD in clinical hypnotherapy, Reiki master and pioneer in Pakistan, country director and trainer of Silva Mind Control USA, licensed trainer of NLP from USA, 35 years of experience, conducts worldwide workshops, world top hypnosis trainer award in 1997 by National Guild of Hypnotists USA, author of book Pebbles on the Beach। और दुनिया का कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें CNN, ABC, NBC, BBC, ZTV, स्टार टीवी और पाकिस्तान के तमाम चैनल्स जिन्होंने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू ना किया हो। हम डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं हमारे शो के अंदर, और शुक्रिया डॉक्टर साहब, और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया हमारे शो के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं सफदर भाई सोल्जर कहते हैं उनको, उनका शुक्रिया अदा करूं। ये मेरे पीछे पड़े थे पिछले 10 दिन से। अच्छा, मेरे पास वाकई टाइम नहीं है क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि चूंकि कोविड-19 की वजह से दुनिया लॉकडाउन में है, तो हर कोई चाह रहा है कि वेबिनार पे या ऑनलाइन कोई ना कोई लेक्चर हो, मुख्तलिफ चीज़ें हों। तो सुबह से शाम टीवी शोज भी कर रहा हूँ, लेक्चर्स भी कर रहा हूँ, फिर भी मैंने उनके लिए वक्त निकाला। मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा कोई मैसेज लोगों तक पहुँचे कि जिससे इंसान के दिल में उम्मीद पैदा हो आने वाले वक्त के बारे में, तो वो बहुत बड़ी दवा होती है मुश्किलात से मुकाबला करने की। उम्मीद बहुत बड़ी दवा है, बहुत बड़ी ताकत है। तो सफदर भाई सोल्जर, आपका शुक्रिया। पहले तो मैं नहीं इंटरेस्टेड था कि मैं करूं, मगर फिर मैंने टाइम निकाला, मैंने कहा करना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हम में से हर आदमी अपना हिस्सा डाले ज़रूर, खासकर इस मुश्किल वक्त में। जो भी हम कर सकते हैं, आप लोग भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे आपने सीरीज की, आपने स्पोर्ट्स से शुरू किया, तो ये भी आप लोगों का एक तरह से कंट्रीब्यूशन है कि कम से कम आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाते हैं, मुफीद बातें पहुंचाते हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ देख देख के जो परेशानी और जो पैनिक फैला है लोगों में, जो खौफ और हिरास का माहौल है, कम से कम उससे निकल कर कुछ देर कोई मुस्बत बातें, कोई पॉजिटिव बातें सुने और उससे फ़र्क पड़ता है। और आपको यकीन करें, इस वक्त मीडिया पे मेरे कंटिन्यूस जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो इसी पे चल रहे हैं कि पैनिक हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, खौफ में लोग मुब्तला है, लोगों ने खुदकुशी करने का सोचा है। इस वजह से कि एक ऐसा अनदेखा दुश्मन है जो इतना छोटा है कि नजर नहीं आता, मगर इतना खतरनाक है कि वो कहीं ना कहीं आपसे चिपक जाता है। और अनदेखे दुश्मन का मुकाबला करना मुश्किल है। जैसे इब्लीस का मुकाबला हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नजर नहीं आता। तो दीन ने तो हमें कुछ चीजें बताई है कि इब्लीस से कैसे लड़ा जाता है, मगर कोरोना के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो आप लोगों का शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों की इस मेहनत को कबूल करे और आपका ये पैगाम लोगों तक पहुंचे और लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। जैसा हमारा टॉपिक है कि आने वाले वक्त के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें, तो आपका क्या टेक है इसके बारे में? देखिए जी, पहली तो बात ये कि हम जब स्टूडेंट थे तो दो टर्म हम सुनते थे, एक AD और एक BC। ईसा अलैहिस्सलाम बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया, और AD ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की दुनिया। अब एक नया टर्म आना शुरू होगा और वो होगा बिफोर कोरोना BC और AC आफ्टर कोरोना। आप अगर अतराफ में देखें तो दुनिया तब्दील हो चुकी है, हमारी जिंदगी की तरजीहात तब्दील हो गई। पहले हमारे लिए जिंदगी की आशाइशें, तरक्की, कारोबार, जॉब अच्छी हो, अपनी पसंद की शादी हो, वो सब इम्पोर्टेंट था। इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी जान बचाना है। मैं कई दिनों से, मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो मेरे जानने वाले थे, उनको कोविड-19 हो चुका है।
हमें अंदाजा नहीं था कि हमारे जानने वालों तक भी बीमारी पहुंचेगी। आज हमने अपनी ऑफिस में तमाम लोगों को प्लास्टिक शील्ड दे दिए सर पे पहनने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। एक तो मास्क, उसके ऊपर प्लास्टिक शील्ड, ताकि जितना बचाव कर सके उतना करें। मगर अब जिंदगी तब्दील हो गई। अब एक तो जो कॉन्सेप्ट आया था समाजी फासले का, ये मगरिब ने निकाला था, ये कॉन्सेप्ट गलत था। समाजी फासला नहीं रखना आपने, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समाज आपका तबाह हो जाएगा अगर आपने समाजी फासला रखा। आपने जिस्मानी फासला रखना है, फिजिकल डिस्टेंस रखनी है, मगर लोगों से रवाबित रखने, राब्ता रखना है, कम्युनिकेशन आपका रहना चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, फोन पे हो, वीडियो के जरिए हो, वीडियो कॉल के जरिए हो, किसी तरह भी होनी चाहिए। मुझे हैरत नहीं होगी अगर 1-2 साल के अंदर वो दौर वापस आएगा कि जिस दौर में हम ईद कार्ड लिखते थे और ईद कार्ड रिसीव होता था। अब तो वो जमाना चला गया। मगर देखिए, ये जो स्टोन एज है ना, वो जमाना जब इंसान पत्थरों में रहता था, वो जमाना वापस आएगा। इस तरह नहीं आएगा, थोड़ा सा बदल के आएगा। अगर आप गौर करें तो दुनिया में जितनी भी फिक्शन मूवी, साइंस फिक्शन मूवीज बनी है, वो चीजें होने लगी। आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पेंडेमिक, और वही आज कोरोना कोविड-19 का हाल है। कई साल पहले मूवी आ चुकी थी। अच्छा, कहा यह जाता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं जहन का, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूं, साइकाइट्रिस्ट नहीं हूं, माइंड साइंसेस का डॉक्टर हूं। हमारा साइंस बिल्कुल डिफरेंट है। हम काम करते हैं ख्याल और सोच के लेवल पे, थॉट लेवल पे काम करते हैं। तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप गौर करें कि इंसान के जहन में जो ख्याल आ जाए किसी चीज का, चाहे वो उस वक्त उसके सामने ना हो, वो या तो तख्लीक हो चुकी है या तख्लीक होगी। यानी जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज थी, उसमें जो चीजें बनी थी, यूज की थी, वो आज हकीकत है, या कुछ ऐसी होगी जो चंद सालों के बाद हकीकत आपके सामने आएगी। बगैर ड्राइवर की गाड़ियां, यानी ड्राइवरलेस कार्स, आज दुनिया में वो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अब आपको टैक्सी बुलानी है, आपने ऐप दबाई, टैक्सी आपके सामने आएगी, ड्राइवर कोई नहीं बैठे, आप टैक्सी में बैठे, आपने बता दिया अपने मोबाइल फोन पे कि आपको कहाँ जाना है, वो टैक्सी आपको खुद ब खुद ले जाएगी। ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। ड्रोन के जरिए डिलीवरी शुरू हो गई है कई मुल्कों में। आपको पिज्जा मंगवाना है, आदमी की जरूरत नहीं, ड्रोन पिज्जा लेके आपके घर के बाहर आ जाएगा। आपने उसकी पेमेंट पहले क्रेडिट कार्ड से अपने ऐप के जरिए कर दी है। तो दुनिया बदल रही है, और दुनिया बदल चुकी है, और दुनिया और मजीद बदलेगी। अब इस नई दुनिया में हमें अपने आप को तैयार, देखे अल्लाह ने जिंदगी दी है, और ये जिंदगी रब की अमानत है, इस अमानत की हिफाजत करनी है। तो हमें अपने आप को तब्दील करना होगा, अपने रवैयों को तब्दील करना होगा, अपने रूटीन को तब्दील करना होगा, अपने ख्यालात, अपनी सोच को तब्दील करना होगा। अगर हम तब्दील नहीं करेंगे तो आने वाली नई दुनिया में हम नहीं रह सकते। हमें कारोबार भी करना है, हमें जॉब भी करना है, हमें रिश्ते भी पालने हैं, हमें शादियां करनी है, औलाद आनी है, हमारी बहुत सारी चीजें हमें जिंदगी की करनी है। तो उसके लिए हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, और लोगों को भी कहना पड़ेगा। तो पहली तब्दीली होनी चाहिए कि जो हकीकत है आपके सामने है, उसे एक्सेप्ट करो। पहला सबक ये होता है, आप चीजों को उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आप उसकी हकीकत को कबूल ना करें। एक शख्स अगर बीमार हो और उसके घर वालों के तो डॉक्टर के पास जाए तो दवाई ले, वो कहते नहीं मुझे तो कुछ नहीं है। वो उस हकीकत को जब तक तस्लीम नहीं करेगा कि मैं बीमार हूं, उसका इलाज नहीं हो सकता। तो हमें यह हकीकत तस्लीम करनी होगी कि अब हमें अपनी जिंदगी नए रवैये, नए रविश और नए तरीके से गुजारनी होगी। हमें रवाबित रखने, लोगों से राब्ता रखना है, मगर जिस्मानी तौर पर अब हम जो गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, वो हमें बंद करना होगा। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वायरस के बारे में बहुत सारी थियरी है। एक तो ये है कि इंसानों का बनाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह ये काम कर रहा है और जिस तरह ये फैला है, ये बड़ी अनयूजुअल तरीके से फैला है। अब हमें नहीं पता क्या वाकई ये कुदरती है या इंसान का बनाया हुआ है, मगर एक चीज जरूर है, ये म्यूटेट कर रहा है, ये तब्दील हो रहा है। आप देखें, जब इनिशियली ये वायरस वुहान में आया, उसके बाद दुनिया में फैला, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके डॉक्टर्स मुख्तलिफ थियरी पेश करते रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी खत्म हो गई। अब कहते हैं आधे से ज्यादा लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं है। हो सकता है आपको कोरोना, आपको पता ही ना हो, ना आपको बुखार है, ना आपके गले में दर्द है, ना आपको खांसी है। अब आपको कैसे पता चलेगा? आप तो जाओगे नहीं टेस्ट कराने, बिकॉज आपको तो कुछ भी नहीं है।
और आप एक कैरियर हो, आपकी वजह से घर में कितने लोगों को, कितने दोस्तों को लगेगा। तो अगर इस बात को अपने जहन नशीन कर ले अच्छी तरह, तो हम जिस्मानी तौर पर फासला रखना होगा 6 महीने, साल, 2 साल, आई डोंट नो, क्योंकि ये म्यूटेट करता रहेगा, फिर नए फॉर्म में आएगा और रेजिस्टेंस पैदा करेगा। जैसे अक्सर एंटीबायोटिक्स जो है आज दुनिया में वो बेकार हो चुकी है, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक के जिस खिलाफ वायरस के खिलाफ लड़ती थी, वो वायरस म्यूटेट हो चुका है, वो इतनी ताकतवर हो चुका है कि वो पुरानी एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही। तो इसी तरह ये वायरस म्यूटेट करेगा। जब म्यूटेट करेगा तो आप क्या करोगे? तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है, अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाओ और इस तरह लाओ कि उसे कबूल करो कि ठीक है जी, एक जिंदगी गुजारी है, मगर अब जिंदगी नए तरीके से। तो आपको अपने घरों में अपने बच्चों को तरबियत देनी होगी। उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलना है तो डिस्टेंस के साथ खेलना है, हैंड्स को वॉश करना है, जो भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स मशवरा देते हैं डेफिनेटली। पर इतना जरूर है कि पहले तो इस हकीकत को तस्लीम करें कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये याद रखें, अच्छी होगी बुरी होगी मैं नहीं कह सकता, मगर वो दुनिया नहीं होगी जो मैंने और आपने गुजार चुके हैं। हमारे बच्चे एक नई दुनिया देखेंगे। सर ये एक सोशल मीडिया पे जी आमिर जी डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया के थ्रू हमें एक सवाल किया है शब्बीर नजमी ने, मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू COVID-19, प्लीज एडवाइज हाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस स्ट्रेस। बहुत अच्छा सवाल है। असल में अभी तो ये भी कहा जाता है ना कि 70% से ज्यादा बीमारियां, चाहे जिस्मानी क्यों ना हो ना, उसमें जिल्द की स्किन प्रॉब्लम्स, पेट के प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम्स, लंग्स के प्रॉब्लम्स, इनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेस से। इसलिए इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इलनेसेस। साइको का मतलब है दिमाग, सोमेटिक का मतलब है जिस्म। वो बीमारियां जो बजाय तो जिस्मानी है मगर इसका ताल्लुक इंसानी जहन से। अमेरिका के अंदर 2 कंपनीज ने रिसर्च करवाई, इंश्योरेंस कंपनीज ने, कई साल पहले। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। कई साल तक वो रिसर्च चली। कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी चाहती थी कि हम ये चीज आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे क्लाइंट है, जो हमसे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, किसमें कितने चांसेस है जल्दी मरने के, क्योंकि सारे मर गया तो प्रीमियम इंश्योरेंस देना पड़ेगा, क्लेम। तो वो हमेशा सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी बीमारी वाला शख्स जल्दी मर जाएगा, किसको क्या प्रॉब्लम होगा, इंसानी सोच, रवैये, एटीट्यूड, बिहेवियर कैसे हैं। रिसर्च में एक चीज इन्होंने फाइंड आउट की, वो ये की कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम वाले शख्स को कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। तो उन्होंने 1 to 100 एक स्केल बनाया। लेट्स से फॉर एग्जांपल तलाक होती है, तो उन्होंने कहा कि अंदाजन 50 स्ट्रेस लेवल होगा। अगर एक औरत को तलाक होती है, एक मर्द किसी औरत को तलाक देता है, तो 50 होगा। इसी तरह जॉब का चला जाना, मगरिब में आपको पता ना, लॉस ऑफ अ जॉब इज क्वाइट ट्रॉमा, तो नौकरी चली जाना, तो उसको उन्होंने 60 दिया। इस तरह करते करते एक ऐसी चीज थी, एक ऐसी इशू था जिसको उन्होंने 100 पॉइंट्स दिए, यानी वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कॉज करता है इंसान को, और वो था फीलिंग ऑफ गिल्ट, एहसास है जुर्म। यानी इंसान जब गलती करता है और उस गलती का एहसास उसके अंदर होता है, मगर वो उसको दबा देता है, वो समझता है सब कुछ ठीक है, मगर वो जो अंदर एक कैफियत है, एक तूफान है, वो तूफान उसके इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफत को कंप्लीटली खत्म कर देता है और वो बीमार हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है। तो अब कोविड-19 की वजह से जो फियर है लोगों को, देखे ना, फियर बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोविड-19 हो गया, मेरे माँ बाप को हो गया, मेरे भाई बहन को हो गया, मेरे बच्चों को हो गया, मेरे दोस्तों को हो गया। एक ये खौफ है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चली गई, तीसरा बिजनेसमैन हूं तो बिजनेस में घाघ आई नहीं रहे दुकान पे, तो मैं माल क्या बेचूंगा। तो मल्टीपल किस्म के फियर है। ये फियर कॉज करता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, एक तनाव, एक दबाव की कैफियत है। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग टर्म है, तो 17वीं सेंचुरी में ये कॉइन हुआ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की वजह से आपकी कुव्वत मुदाफत वीक हो गई, इम्यून सिस्टम वीक हो गई, कुव्वत फैसला वीक हो गई, आप गलत फैसले करोगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको बेचैनी, एंजाइटी होगी, आप बेबसी फील करोगे, फ्रस्ट्रेशन। तो अब स्ट्रेस का इलाज क्या है? पहली चीज ये है कि इस कंडीशन को जिसमें हम हैं
उसको एक्सेप्ट करो एज नॉर्मल है। मैं इसे चेंज नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं, मैं अपने आप को चेंज करूं। देखिए वो कहते हैं ना कि जब आप किसी भी मुश्किल में हो तो एक सवाल अपने आप से पूछे कि मेरे पास चॉइसेस क्या है, सर पकड़ के बैठूं, रोता रहूं या कुछ करूं। तो जिस वक्त आप ये फैसला करते हैं ना कि सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उस वक्त फिर आप सोचते हैं कि जी इस खौफ से निकलने के लिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए मैं रेगुलर एक्सरसाइजेस करूं, मैं अपने बच्चों को घर पे कोई ऐसी तालीम दूं, ऐसा टाइम उनका स्पेंड करूं कि उनकी जहनी सलाहियत बढ़े, वो बच्चे भी मेरे इन्वॉल्व हो चीज़ों में। तो आपने एक्टिविटीज करनी होगी अपने घरों में रहते हुए। अगर आपके बिजनेस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने ऑल्टरनेटिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। आज आपको पता है इस कोविड-19 की वजह से दुनिया के बिजनेसेस बर्बाद हो गए। अमेज़न का बिजनेस कहां से कहां चला गया, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कई मिलियन की बढ़ गई। तो जहां दुनिया में कुछ लोगों को नुकसान होता है तो कुछ को फायदा होता है। इसीलिए कहते हैं कामयाबी जो है ना वो बड़ी बुरी चीज है, बड़ी तल्ख चीज है, क्योंकि जब एक आदमी कामयाब होता है तो कई नाकाम होते हैं। तो याद रहे आपको, हम सबको, कि हमें इस स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज, 10,000 स्टेप्स चले रोज। जिम नहीं जा सकते, घर में 10,000 स्टेप चले। योगा की एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कॉमेडी मूवीज देखें। अगर आपका दीन की तरफ रग़बत है, तिलावत कुरान पाक, जो भी चीजें आप कर सकते हैं आप करें। फैमिली के साथ बैठकर सबको होप दें और ऐसी बातें करें जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से हो। यानी हम अब अगले साल क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इस तरह की बातें करें तो उससे स्ट्रेस लेवल कम होगा, वरना आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा। सर आपने ये अच्छी बात बोली कि अगर हमारे बिजनेसेस इसमें सफर कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव होके ऑल्टरनेट जो उसके जो भी रास्ते हैं हमें उसके अंदर पॉजिटिवली जाने का जरूर सोचना चाहिए। हम सर पकड़ के बैठेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पास एक लाइव कॉलर इस वक्त गालिबन। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। It's a pleasure finally talking with you. आपको तो बिल्कुल याद नहीं होगा, definitely you meet thousands of people every day, but I've been one of your students. अच्छा माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर आपके कोर्सेज मुर्तजा होते थे। साहब कहाँ से, पहले ये बताएं मुर्तजा साहब कहाँ से? दुबई से। पाकिस्तान से, but now I reside in Dubai. अच्छा ठीक। तो डॉक्टर साहब आपका कोर्स, I did this course आपका जो था 4D 4 dimension का। 4 dimension, yes. Yes. So it was and it is a life-changing experience since then. उस time से अब तक, so I learned a lot from, जबकि एक ही session था, but I learned a lot from that, and that was a journey जिससे start हुआ मेरा mind sciences की तरफ, everything which I do right now. So questions तो मेरे पास बहुत है, but I've been allowed to ask only one. Rest मैं feed में डालता रहूँगा if you get time to answer all of them. Current situation COVID-19, इस situation के अंदर how do you suggest people, because everyone has their own energy. The question is towards Reiki and mind power, because Reiki का problem ये है कि you need to get attuned to it. That's what people know. But knowing that everyone has their own energy to heal themselves, body और mind, जो thoughts है आपके thoughts से बहुत different फर्क पड़ता है। So खुदा ना खास्ता अगर कोई कोविड के मर्ज से मुब्तला है, what do you suggest? How should they start thinking? उनका thinking pattern कैसा होना चाहिए? And what they can do to, like, definitely these things, mind is the everything. So what do you suggest? Okay, excellent. Thank you very much. मैं इनकी बात से पहले एक बात कनेक्ट करूं। मैंने कहा ना ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने। मैं कोई 35 ईयर्स से ट्रेनिंग दे रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी किया, यूएई में किया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, बहुत दुनिया में अभी भी ट्रैवल करता था। मेरी बेटी है उरूज एंड शी इज अ जीनियस। 2 बेटे मेरे, दोनों सैन फ्रांसिस्को में, अगेन उनका अपना आईटी रिलेटेड बिजनेस है। उरूज इज नॉट माई रियल डॉटर बायोलॉजिकली, मैंने उसको अडॉप्ट किया था, उसके वालिद मेरे दोस्त थे। आज से 2 साल पहले जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, उरूज ने कहा मुझसे कि हम वेबिनार शुरू करते हैं। मैंने कहा हम लाइव वर्कशॉप करते हैं, लोग हमारे साथ बैठे होते हैं हॉल में वर्ल्ड वाइड,
हम ट्रेवल करते हैं, जाते आते। उसने कहा नहीं ये रखें क्योंकि ये फ्यूचर के लिए काम आएगा। अच्छा, उस वक्त किसी की सोच नहीं थी कि वेबिनार टाइप की कोई चीज हो। एनीवे, हमने थोड़ा बहुत वेबिनार शुरू किया। फरवरी में इस साल मैं ह्यूस्टन में था, मैं 4 डायमेंशन सिल्वर वर्कशॉप करा रहा था। जब हम कराची पहुंचे तो हमें पता चला जी हुआन में जो कोई नई चीज फैली है उसको कोरोना कहते हैं वगैरह वगैरह। Within few days it started spreading all over the world. हमने वेबिनार बड़ी एक्सटेंसिवली शुरू की थी। अब यकीन कीजिए मैं इस वक्त इतने वेबिनार्स कर रहा हूं एंड ऑल आर फुली पेड। इनफैक्ट 6 और 7 सैटरडे और संडे हमारा 4 डायमेंशन का वेबिनार हो रहा है एंड वी ऑलरेडी हैव 150 पीपल रजिस्टर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब घर पे बैठे हैं, राइट। हालांकि मजा आता था मुझे पर्सनली जब लाइव वर्कशॉप होता है ना, चाय की ब्रेक होती है, फिर लंच की ब्रेक होती है, देन यू सी फेसेस, राइट। मगर जो वेबिनार में जो ट्रेनिंग होती है इट्स माइंड बॉगलिंग, बिकॉज वेबिनार में जब मैं और मेरी बेटी उर्दू ट्रेनिंग देते हैं हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बिकॉज हम किसी को नहीं देख रहे। तो हमारा जो फ्लो है ऑफ थॉट, सोच का जो फ्लो है वो अनइंटरप्टेड है। तो अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो घर में बैठे हैं, जो चीज आप वेबिनार पे कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं। देखिए, इनकी बात से एक बात निकाल के मैं बताऊं, हर चीज शुरू होती है थॉट से। कुरान पाक में परवरदिगार आलम फरमाता है, जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा। गुमान इज अ थॉट। हर चीज थॉट से स्टार्ट हुई है। सबसे पहले थॉट होता है, थॉट के बाद अमल होता है, अमल के बाद नतीजा होता है। जैसा थॉट वैसा अमल वैसा नतीजा। तो अगर आपको लगे कि जी मुझे खतरा है, कोरोना हो गया या डायग्नोस हो जाए, टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो पहली चीज तो ये कि घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप घबरा गए, डर गए, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के कई चैनल पे बड़ी सख्ती से बात की कि हमारे पॉलिटिशियंस, उनके एडवाइजर पता नहीं कहाँ घास खा के आते हैं, इनमें इतनी अकल नहीं कि जो अल्फाज बोले जाते हैं। ये भी आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, जब हम कोई अल्फाज बोलते हैं और सुनने वाला सुनता है, हर लफ्ज का ब्रेन मायने बनाता है। ब्रेन अल्फाज में काम नहीं करता, इमेजेस में, तस्वीरें बनाता है। तो अगर आप कहते हैं हमें कोरोना से लड़ना है, तो ब्रेन लड़ने की तस्वीर बनाता है। इस तस्वीर से क्या होता है कि हर आदमी रोड पे बगैर मास्क के घूम रहा है, क्योंकि उसे तो लड़ना है, उसे यकीन है उसे कोरोना कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैंने चेंज कराया, इस स्लोगन को चेंज कराया कि कोरोना से डरना नहीं, बचना है। तो पहले तो बचना है, तो आपने अपनी प्रोटेक्शन की। अब खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो गया, अब आपको लड़ना है, क्योंकि अब वो आपके अंदर आ चुका है, तो अब बच नहीं सकते, तो अब लड़ना है। तो लड़ने के लिए पहली चीज तो ये है कि आपने ना उम्मीद ही नहीं रखनी, आपने होप रखनी है। दूसरी चीज, सेहत का ख्याल रखें। चिकन और स्पेशली और काइंड ऑफ मीट बिल्कुल कम से कम। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल पल्सेस, ये दालें और अनाज और ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो इनटेक करें। 3 दफा दिन में स्टीम इनहेलेशन ले, 10 मिनट नाक से और मुंह से स्टीम इनहेलेशन। गरम गरम कहवा पिए और डायरेक्टली कहवा गले में उतारे। हम नॉर्मली जब कोई गरम मशरूब लेते हैं ना, तो हम कुछ लम्हे के लिए उसको अपने मुंह में रखते हैं, फिर जब टेम्परेचर कम होता है फिर गले में उतारते हैं। डायरेक्ट गले में उतारने की आदत डालें। एक्सरसाइज करें। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी इम्यून सिस्टम को इतनी ताकतवर करेगी आप सोचेंगे नहीं। कोई भी ऐसा शो देखें, फिल्म देखें, ड्रामा देखें जो कॉमेडी हो, जिसको देखकर बेख्तियार आपको हंसी आए। जितना आप मुस्कुराएंगे, जितना आप हंसेंगे, उतना आपके ब्रेन में एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है वो पैदा होता है, उसको प्लेजर हार्मोन कहते हैं। जितना एंडोर्फिन पैदा होगा इतनी आपकी कुव्वत मुदाफत ताकतवर होगी। तो अब पहली चीज तो ये कि बचना है, हम सब ने बचना है, बेवकूफी नहीं करनी, क्योंकि हम में से हर आदमी कैरियर हो सकता है, हमें पता ही नहीं कि हमारे में है कि नहीं है, और खुदा ना खास्ता हो जाए तो अब उससे लड़ना है। और लड़ना क्या है, अपनी तर्ज जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीलियां करें। और बराए करम एक चीज याद रखें, आप मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या आप यहूदी हो या हिंदू हो, एक चीज को आपको पता है कि इन तमाम मज़ाहिब में एक बिलीफ कॉमन है, वो ये है कि हर इंसान को एक दिन मरना है ना, सबको मरना है। तो अगर मेरी मौत उसकी वजह से आ रही है, तो ये लम्हात जो मेरे पास बचे हैं
उसमें मैं अपने पैदा करने वाले से ताल्लुकात बेहतर कर दूं। वो एक बड़ा मशहूर किस्सा है। बेलौल दाना एक बड़ा वली था अल्लाह का। तो एक दिन एक आदमी बाजार से जा रहा था, उसने देखा कि बेलौल दाना जो है वो वहां पे जो दुकान में लोग लेके बैठे हुए थे उनसे बातें कर रहा है। वो लोग उसको कह रहे जा यहाँ से। वो बड़ा मजजूब आदमी था, तो लोग उसको दीवाना कहते थे। तो वो आदमी उस बेलौल के पास गया, बेलौल से कहा, बेलौल दाना तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं इन बंदों की, व्यापारियों की अल्लाह से दोस्ती करा रहा हूं। तो उस आदमी ने पूछा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है कि मैं दोस्ती करने को तैयार हूं, ये नहीं मान रहे। ये कहते हैं हमारा बिजनेस का वक्त है, अभी हमारे पास टाइम नहीं अल्लाह से दोस्ती करने। कहा जी कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो शख्स जो है वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था। उसने देखा कि बेलौल दाना कब्रों के पास जाता है, कोई बातें करता है, फिर किसी और कब्र पे जाता है। ये बड़ा हैरान हुआ कि आज ये बेलौल दाना कब्रों के पास जाके क्या बातें, किससे बातें कर रहा है। ये मशहूर तो था कि वो दीवाना है। तो उसके पास गया और पूछा, बेलौल दाना आज तू क्या कर रहा है? तो बेलौल कहता है कि आज अल्लाह और बंदे की दोस्ती करा रहा हूं। तो वो आदमी हैरत से पूछता, अच्छा क्या हुआ? उसने कहा, आज बंदा तो राजी है कब्र में, मगर अल्लाह राजी नहीं। तो ये वक्त बाज दफा इंसान के जहन को खोलता है, और वो वक्त होता है जब माफी मांगनी है तो माफी मांग लो, माफ करना है तो माफ कर दो, किसी का देना है तो दे दो। उससे भी इतनी बरकत पैदा हो सकती है कि इंसान की जिंदगी बच सकती है, और डेफिनेटली बच सकती है अगर वो अपने रवैयों को ठीक करे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी चीजें आप वेबिनार पे सीखें। दुनिया में बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, ये चीजें सीखें। और जिंदगी में अगर कभी आपको मौका मिले तो हमारा एक प्रोग्राम है 4 डायमेंशन जो इन्होंने किया हुआ है, वो आपका एक दिन में आपके दिमाग की बत्ती गुल कर देता है, आपके दिमाग को चेंज कर देता है, आपको एक ऐसी सोच देता है कि फिर आप चाहे तो दुनिया फतह कर ले उस सोच से। तो वो जरूर करें, मगर घर में पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें करें, खौफ में ना रहें, ना दूसरों को दें। मेहरबानी करें। सर ये 4 डॉक्टर डायमेंशन साहब का जो आपने कहा ना, मुर्तजा एक मिनट, आपने जो 4 डायमेंशन का बोला ना, तो मुर्तजा को जो मैं थोड़ा बहुत अगर मैं जानता हूँ, उनका मैंने इनका सोशल मीडिया पे देखा है, तो ये वाकई आपका जो 4 डायमेंशन है, ये इनकी भी एक अलग ही डायमेंशन है, जिसपे आज माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ अपना सफर जारी रखे हुए हैं। अल्लाह और कामयाब करे। ये बेसिकली 4 डायमेंशन का जो थीम है वो ये है कि मैं कौन हूँ। हर इंसान जिंदगी में कभी कभी अपने आप से पूछता है और फिर भूल जाता है, दुनिया में मगन हो जाता है। मगर दुनिया में बहुत ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने अपनी तलाश में निकले कि मैं कौन हूँ। तो 4 डायमेंशन का जो थीम है वो ये है कि हम आपको बताते हैं कि आप असल में है कौन, और फिर आपके अंदर अल्लाह ने कितना माइंड में आपकी ताकत रखी, कुव्वत रखी है, और उससे आप क्या नहीं कर सकते। और अगेन ये अल्लाह के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम यूनिवर्सल लॉज कहते हैं। उनमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये भी अल्लाह का एक कानून है, और अनफॉर्चुनेटली हमने कभी तहकीक नहीं की। गोरों ने बड़ी तहकीक की, उस पर फिर एक किताब निकली द सीक्रेट के नाम से, फिर एक डॉक्यूमेंट्री निकली। अब मेरे लिए आसान हो गया लोगों को समझाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और किस तरह इंसान इस 4 डायमेंशन से जिंदगी में जो चाहता है, जो भी चाहता है, मुमकिन नामुमकिन वो अचीव कर सकता है। शर्त ये कि उसको यकीन हो, और वो जो तरीका होता है माइंड पावर को यूटिलाइज करने का, वो टेक्निक वो यूज करें। क्या आप यकीन करेंगे, हमने रमजान से पहले जब ये कोविड-19 बड़ा फैला, तो उरूज मेरी बेटी बड़ी कमाल के आइडियाज उसने कहा हम एक काम करते हैं, हम एक रेगुलर सीरीज शुरू करते हैं हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए। हमारी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड। तो हम लोगों से सवाल के जवाब भी देते और फिर एक मेडिटेशन कराते बराबर। उसका नाम हमने रखा हेवन ऑफ फीलिंग। अच्छा, मैं बड़ा रेजिस्ट कर रहा था कि कमिटमेंट होती है ना, हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए आपको स्क्रीन के सामने आना पड़ता है, और मैं कमिटमेंट अगर करता हूँ तो पीछे नहीं हटता, तो इसलिए करने से घबराता हूँ कि कमिटमेंट ना करूँ तो अच्छा है। बहरहाल हमने वो सिलसिला शुरू किया। रमजान से पहले हमने डिसाइड किया खत्म करें, क्योंकि रमजान में ज़ाहिर है लोग इबादत कर रहे होंगे। लोगों ने कहा नहीं, इसको कंटिन्यू रखें। क्या आप यकीन करेंगे, हमारे एक सेशन में ऑनलाइन 1,000 लोग होते थे ऑनलाइन उस वक्त। उसके बाद तो जो बाद में स्प्रेड होता था और जो लोग देखते थे वो लाखों की तादाद थी। उस हेवन ऑफ फीलिंग में हम एक 10 मिनट की मेडिटेशन कराते थे। अल्लाह गवाह है, उस मेडिटेशन के बाद कई लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिन्होंने कोई हमारे साथ प्रोग्राम नहीं किए, अजनबी है मेरे लिए, मैंने उनको कभी नहीं देखा, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कमरे में बैठ के वो हेवन ऑफ फीलिंग की मेडिटेशन करते थे।
और रमजान का पूरा महीना, उससे पहले 1 महीना पहले और उसके बाद भी अभी 2 दिन पहले भी हमने एक सेशन किया। कई लोगों को फियर खत्म हो गया कोविड-19 का, कई की एंजाइटी कम हो गई, कई का स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो गया, कई के बीमारी थी, किसी की स्किन की बीमारी थी, ठीक नहीं हो रही थी, वो ठीक हो गई, किसी को स्टमक का प्रॉब्लम था, दर्द रहता, किसी के कमर में दर्द था, ठीक हो गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मगर इतना जरूर है कि जब आपके ब्रेन जो है ना, उसमें बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको 5 कैटेगरी में साइंटिस्ट डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट होती है गामा, जब इंसान वश की हालत में हो ना, जब कोई मलंग नाचता है तो उस वक्त वो गामा में होता है, उसको 40 साइकिल्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी होती है। उसके नीचे होती है बीटा, 20 साइकिल्स पर सेकंड। हम सब बीटा में इस वक्त, हम काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम सब बीटा में होते हैं, ये 20 साइकिल पर सेकंड पे। जब हम रात को बिस्तर पे लेटते हैं और हम पे गुनूद की तारी होती है ना, नींद आने लगती है, उस वक्त हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी कम होते होते 14 साइकिल्स पर सेकंड से नीचे जाती है, इसको अल्फा कहते हैं। और फिर नींद में हम एक ऐसी कैफियत में भी दाखिल होते हैं, थीटा में, थीटा से भी डेल्टा में, और एक वक्त नींद में ऐसा आता है कि हमारी, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलती है और फिर वापस आती है। अच्छा, यही हालत नमाज में होता है। जिस वक्त आप नमाज के लिए खड़े होते हैं मुसल्ले पर, आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा में जाती है, इसीलिए दुनिया भर के ख्यालात आपको नमाज में आएंगे। हर चीज जो भूल गई आपको नमाज में याद आएगी, क्योंकि ये क्रिएटिव डायमेंशन कहते हैं उसको। और अगर इस एबिलिटी को आप अपने कंट्रोल में कर ले, जो हम 4 डायमेंशन के जरिए करवाते हैं, तो फिर आप बेदार हालत में फ्रीक्वेंसी को ब्रेन की नीचे लाकर जब किसी चीज पर तवज्जो करते हैं कि वो मिल चुकी है आपको, तो कायनात का एक उसूल है कि वो चीज अल्लाह ताला आपको अता करता है और बड़ी आराम से अता करता है। मगर जाहिर है थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन, ये हमने सारा फ्री ऑफ चार्ज किया 2-2.5 महीने, मगर उसमें इतने लोगों को फायदा हुआ कि जिसको इंतहा नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। तो ये है माइंड की पावर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी मुर्तजा। Thank you Thank you. very much. Thank you. Thank you very much. It's always pleasure seeing you, hearing to you. Thank you, beta. Thank you. God bless you. Thank you, beta. Thank you guys for giving me a chance. Thank you. I'll take a leave Thank now. you. Thank you. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और भी लाइव कॉलर है इस वक्त। जी 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 जरूर। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ कहाँ से आप? मैं बेसिकली हूँ इंडिया से, लेकिन आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अजमान, यूएई। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल था। मेरा सवाल थोड़ा टॉपिक से हटके है, लेकिन आपके सेलिब्रिटी स्टेटस को लेके है। आपने, मैं अभी आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपने 35 इयर्स से आप 35 इयर्स से आपने इतनी मेहनत की है पूरी वर्ल्ड ओवर कंट्रीज में। आपने जो आपका जो प्रोग्राम आप चलाते हैं, इतने आपकी फैन फॉलोइंग है। यूजुअली क्या होता है कि 2 सिनेरियो होते हैं। जब भी आप किसी को कोई एडवाइस देते हो तो वो क्या कहते हैं कि यार वो तो डॉक्टर मोइज हुसैन है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये उनकी काबिलियत है, उन पे कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, वो आपकी सारी मेहनत को पानी में डाल देते ये बोल के कि डॉक्टर मोइज हुसैन लकी है। वेरी ट्रू। तो आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि जैसे नईम भाई ने इतनी मेहनत की, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उन्होंने कितने स्ट्रोक्स प्रैक्टिस किए, लोगों ने बोला नईम भाई लकी थे इसलिए वो उस मकाम पे पहुंचे। डॉक्टर मोइज लकी है, वो आज इस मकाम पे है। तो सर मैं चाहता हूं कि आप वैसे लोगों के लिए एक मैसेज दे प्लीज सर। बहुत जबरदस्त सवाल है, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल इन लाइन है सवाल, अलग नहीं। अच्छा, होता ही है कि मैं कई दफा अपने लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ कि अगर आज लोग मुझे कामयाब देखते हैं और मुझे उस मकाम पर देखते हैं जहाँ लोग इज्जत करते हैं, हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग भी मेरे मानने वाले हैं कि अगर मैं कह दूं कि कुएं में छलांग लगा दो तो वो आग बंद करके लगा देंगे, इतना उनको मुझ पे फेथ है। मगर इसके पीछे की एक कहानी भी होती है। बीच में एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे बुलाया था और एक मेरा लेक्चर था, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा, हाउ आई गॉट देयर, हाउ आई गॉट देयर, हाउ आई गॉट हियर। ये है मैंने, और बैठे हुए थे नौजवान, उनके साथ मैंने बताया कि मेरी जिंदगी में मैं किन मराइल से गुजरा हूँ।
एक चीज याद रखे, ना कोई बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है चोर होता है, ना वो दानिशमंद होता है। असल चीज पहली जो उसको ट्रेनिंग होती है वो माँ की गोद, बाप की शफकत, घर वालों की तरबियत, पहली चीज। उसके बाद जब वो दुनिया के लिए बाहर निकलता है तो स्कूल, स्कूल में असातिज़ा, दोस्त, मोहल्लेदार। तो असल में हम जो कुछ है वो हमारा समाज हमें बनाता है। अब मेरे साथ कुछ ये हुआ कि मैं वही एक तजस्सुस था, मैं ADHD चाइल्ड था, सवाल बहुत पूछता था। छोटी उम्र में मैं योगा से, या योग एक्चुअल वर्ड तो योग है, योगा योगा कहते हैं, योगा समझ ले, उससे मुतारिफ हुआ और वहां से सोचना शुरू किया कि जो सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ, और बहुत सवाल पूछता था बचपन में, इसका जवाब मेरे अंदर है। तो एक पहला गुरु जो मुझे मिला वो श्री योगेंद्र जी था, और वो तौहीद का मानने, उसने जिंदगी में कभी बुत परस्ती नहीं की, तौहीद का मानने वाला था। मुंबई सांता क्रूज ईस्ट में थे। उस शख्स ने मुझे ये सिखाया कि हर सवाल का जवाब मेरे अंदर मौजूद है। तो अंदर कैसे जाया जाता है? अच्छा, आप देखिए, आपकी तमाम स्कूलिंग, तमाम कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज, जितनी एजुकेशन आप दुनिया में हासिल करते हैं, वो तमाम एजुकेशन आपको सिखाती है बाहर जाना, यानी अपनी जात से बाहर जाओ, है ना। जो कुछ इल्म आप सीखते हैं वो मुशाहिदे का इल्म होता है कि जी ये किया, साइंस ने ये किया, मगर कोई इल्म आपको नहीं सिखाता कि अपनी जात के अंदर कैसे जाया जाता है। ये खानकाहों में, हुजरों में योगी सिखाया करते थे, अब भी वो बहुत कम हो गया, वो लोग सूफी सिखाया करते थे। तो वो, अब मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं इस फील्ड में जाऊं कि ना जाऊं। 80s में मैं अमेरिका में था, सैन होजे कैलिफोर्निया में मैं रहता था। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था फैमिली का, तो हमने एक लियाजन ऑफिस खोली थी। वहां से मैं शिकागो शिफ्ट हुआ। अब शिकागो में मुझ पे डिप्रेशन तारी हो गया, हालांकि मेरे पास सब कुछ था। आई यंग मैन, लोग यहाँ मरते कि अमेरिका जाके सेटल हो, और मैं तो अमेरिका में सेटल था। मैं वापस आ गया। मेरे घर वाले हैरान कि क्यों आया। कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि शायद मुझे यहाँ पे आना था। तो होता ही है कि जिंदगी में कई ऐसे मौके हमें आते हैं जब कोई दस्तक देता है हमारे दरवाजे पे, दिल के दरवाजे पे, दिमाग के दरवाजे पे दस्तक देता है। हम उस दस्तक को नहीं सुनते, हम माशरे की बात सुनते हैं। हम कहते हैं जी ये चीज है, मतलब आप डॉक्टर बन जाओ, बहुत बड़ा प्रोफेशन है, लड़की भी अच्छी मिल जाएगी, रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा, पैसा भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। मैं भी एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता था, लेकिन मैंने एक ऐसी फील्ड चुनी कि इनिशियली खुदा गवाह है, मेरे पास वो जो जगह मैंने ली थी, उस जगह का किराया देने के पैसे नहीं होते थे। मतलब ऐसा वक्त मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, कोई सोच नहीं सकता। और मैं किन मुश्किलात से गुजरा हूं उस मुल्क में, पाकिस्तान में, जहां आप सोच नहीं सकते कि लोग मेडिटेशन सीखेंगे। मैं 1974 की बात कर रहा हूँ, 1980 की बात कर रहा हूँ, जब ये तसव्वुर नहीं था लोगों को कि योगा और मेडिटेशन क्या चीज होती है। तो ये इस वक्त जो आप मुझे देख रहे हैं वो रिजल्ट है, वो नतीजा है। जो गुजरा हूं जिन मकामात से, जिन प्रॉब्लम से, जिन चैलेंजेस का सामना किया, वो लोगों को कभी नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए लोग आपका हाल देखते हैं, आपका माजी नहीं देखते। उन्हें नहीं पता कि आप क्यों गुजरे हो। दूसरी चीज, एक चीज आज आपको बता दूं, देयर इज नो सच थिंग एज लक। लक होता ही नहीं है, क्योंकि अगर लक होगा तो फिर ये लक अल्लाह के अदल के खिलाफ होगा। अल्लाह आदिल है, ये कैसे हो सकता है कि मुझे लकी बना दिया और आपको अनलकी बना दिया। तो अपॉर्चुनिटी हर इंसान की जिंदगी में आती है, या तो वो सो रहा होता है उस वक्त, या वो हिम्मत नहीं करता। तो मैंने बाज मराइल पे बड़ी जबरदस्त हिम्मत की है, यानी खतरनाक हद तक मैं गया हूं इस चीज को कायम रखने के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना है तो अच्छा इंसान बने। हमें घरों में, स्कूल में, कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? अच्छा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, फला बन जाओ, क्योंकि हमारा प्रोफेशन से ताल्लुक हमारे माश से, पैसों से, हमारी रोजी से। तो अच्छा प्रोफेशन होगा तो पैसे मिलेंगे। कोई हमें ये सिखाता है कि अच्छे इंसान बनो? कोई स्कूल नहीं सिखाता। जबकि जो सेंट्रल आइडिया है रिलीजन की, वो अच्छा इंसान बनाने पर है, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। तो एक ये चीज। दूसरी चीज, हर इंसान को अल्लाह ने अकल, दानाई, शऊर दिया है, हर इंसान को दिया है। जब तक वो
अल्लाह ना करे अगर ब्रेन डैमेज हो तो अलग बात है, मगर अगर सेहतमंद आदमी है तो अकल, दानाई, शऊर दिया है। अच्छा, होता ही है कि शऊर आपको डेवलप होता है आपके माँ बाप की तरबियत से और आपके माशरे की तरबियत से। शऊर, अकल डेवलप नहीं होती, अकल जो है आप में है। अकल और शऊर में फर्क क्या है? आप चोरी करते हैं और इस तरह करते हैं कि आप पकड़े ना जाएं, तो आप अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। वो इंडिया की बड़ी मशहूर सीरीज है ना, मैं अक्सर देखता हूँ, क्राइम पेट्रोल, बड़ी मशहूर है, मैं अक्सर देखता हूँ। तो कोई शख्स कोई भी गलत काम करेगा अपने मफाद के लिए, अपनी जात के लिए, तो वो अपनी अकल इस्तेमाल करेगा ताकि पकड़ा ना जाओ, बदनामी ना हो, ब्ला 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 ब्ला। मगर अगर शऊर उसका जागा हुआ है तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो हमारे पास अकल तो शऊर नहीं है, हमारा शऊर सोया हुआ है। तो अपनी अकल पे खाली इतना फख्र ना करो अगर तुम्हारे पास शऊर नहीं है तो ये जो लोग आपसे कहते हैं ये बातें, वो इसकी वजह है कि अकल तो शऊर नहीं है उनमें। शऊर होता तो ये बात कभी ना करते। और याद रखें, हर इंसान के पीछे, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। आपको नहीं पता वो किस तरह इस मकाम तक पहुंचा है, क्योंकि आप जब देखते हो, हर कोई देखता है तो कहता है मैं भी कर सकता हूँ, मोहित साहब करते हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो मोहित साहब के पास 45 साल रगड़ा खाया है उन्होंने, एक्सपीरियंस है। आपके पास अभी टाइम लगेगा उस एक्सपीरियंस को हासिल करने में। तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड आई थिंक इसमें बहुत सारी चीजें जो होती है, दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है जो लोग ऐसी बातें करते हैं, एक जेलसी और दूसरा बुज़दिली। जो आदमी करेज ना हो, हौसला ना हो, हिम्मत ना हो, वो ये करके अपनी जान छुड़ा लेता है, अपनी कमी का एहसास दबा देता है अपना, या फिर बाज दफा कंपैरिजन करते हुए हसद होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। हमारी तो दुआ है हर शख्स जिंदगी में कामयाब हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो उसके नसीब में लिखा है वो उसे पता नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये भी याद रखिएगा। जब हम लोगों से अक्सर प्रॉब्लम में लोग आते हैं ना कि 20, अभी आज ही मुझे 2-3 औरतों ने, इनमें एक खातून ने कहा जी 20 साल हो गए शादी को, 3 बेटियां होगी और शौहर बहुत जुल्म कर रहा है। तो भाई 20 साल तक क्यों बर्दाश्त किया तुमने? अब तुम जब 20 साल हो गए शादी को, बेटियां तुम्हारी जवान है, 2 की शादी हो गई, 1 की होने वाली है, तो अब रोने से फायदा क्या? अब जब शौहर को बर्दाश्त किया 20 साल, तो मजीद 5-10 साल और बर्दाश्त कर लो। ठीक है, इस वक्त क्यों आपको हो रहा है? और अगर हो भी रहा है तो फिर इसका इलाज के लिए कुछ कर लो। क्या कर सकते हो? किसी माहिर नफ्सियात के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, कोई ऐसे लोगों के पास जाओ तो आपको और आपके शौहर को समझाए, मगर लोग करने को तैयार नहीं। दे आर लुकिंग फॉर अ क्विक फिक्स, कोई तावीज दे दे, कोई दम कर दे ताकि जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अक्सर लोगों को जब मैं कहता हूँ ना कि यार ये तुम कैसे, तुमसे ये काम नहीं हुआ, कहता अल्लाह की मर्जी। बड़ी गहरी सोच दे रहा हूँ इस वक्त मैं आपको। जो शख्स ये कहे ना कि अल्लाह की मर्जी, उससे पूछो तुझे अल्लाह ने कैसे बताया? ईमेल भेजी अल्लाह ने, व्हाट्सएप मैसेज आया, तुझे कैसे पता रहा ये अल्लाह की मर्जी है? तुम्हारी अपनी बुज़दिली है, तेरी अपनी नाकामी है, जिस पे पर्दा डालने के लिए तू अल्लाह को कह रहा है कि अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह की तो मर्जी नहीं है कि तू नाकाम हो, उसकी तो मंशा, उसकी मर्जी है कि तुझे दुनिया में भेजा है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुआ करो इंसान अल्लाह ताला से कि मेरे इस दुनिया को भी हसीन बना और आखिरत को भी हसीन बना। तो वो तो चाहता है कि तुम दुनिया में कामयाब हो, तुम अपनी नाकामी को अल्लाह के साथ मत जोड़ो। तो जो कौमें ये जुमला कहती है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होती। आपका काम यह है कि आप बीज बो, जमीन को खोदो, बीज को डालो, पानी दो और उस पर खाद डालो और फिर नतीजा पैदा करने वाले पे डाल दो कि वो नतीजा क्या होगा? फसल निकलेगी, फूल निकलेगा, दरख्त निकलेगा। आपने बीज बोना नहीं है, आपने जमीन खोदनी नहीं है और आपने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी। मेरे टीचर कहा करते थे कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, मगर गरीब मरना जुर्म है। और मेरा एक टीचर कहा करता था, उसने एक और बात भी बड़ी खूबसूरत कही थी। उसने कहा अ पुअर मैन इज नॉट वन विदाउट अ पेनी बट वन विदाउट अ ड्रीम। यानी गरीब और मुफलिस वो नहीं जिसकी जेब में पैसा ना हो, गरीब वो है जिसके पास कोई ख्वाब ना हो, कोई सपना ना हो। हमें सपने देखने से मना किया जाता है। आप सोचें, आपके बचपन में घरों में आप बैठे चुपचाप, तो आपकी अम्मा और अब्बा क्या करते हैं? खोया हुआ है फिर अपने ख्यालात में, शेख चिली के पुलाव बना रहे हैं।
वो एबिलिटी जिसको आइंस्टाइन ये कहता है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज आपको बाउंड करती है, इमेजिनेशन आजाद करती है। अभी मैं रिसेंटली ओपरा के इंटरव्यू पे, जिम कैरी बड़ा मशहूर एक्ट्रेस है अमेरिका का, कॉमेडी, उसका एक इंटरव्यू था, मैं अपने शायद फेसबुक पे है भी मेरे। उसने कहा जब मैं कुछ भी नहीं था ना, तो मैं आंखें बंद करके विजुलाइज करता था। विजुलाइज एक वर्ड है जिसका मतलब है कि तसव्वुर करना, कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी में हूं, मैं बहुत कामयाब हो गया हूं। और उसने कहा फिर मुझे एक्टिंग मिलने लगी, तो एक दिन बैठ के मैंने एक चेक लिखा $10 मिलियन का, और वो चेक अपनी जेब में रखा। 3 साल बाद मेरे पास $10 मिलियन आ गए। ये जिंदगी की कहानियां है लोगों की। अच्छा, ये वो है कि जिन्होंने अपने एफर्ट पूरे किए, अपने ख्वाब को कभी ना तोड़ा, ना उसका सौदा किया, उस ख्वाब को जिंदा रखा। तो फिर कानून एक कुदरत है कि जब आप अपने ख्वाब को जिंदा रखते हो और आप एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, तो अल्लाह ताला उसका अजर आपको देता है। ये कानून एक कुदरत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यही मेरे ख्याल में हमें अपने हमारे दोस्तों को ये मैसेज देना चाहिए। यूसुफ, आपने इतना जबरदस्त सवाल किया और डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है ना, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज ऑनर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जी आमिर, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। आमिर का माइक मेरे हाथ। जी आमिर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, मुस्तफा सफदर भाई। वालेकुम सलाम। जी सफदर भाई, अपना सवाल क्या आपका? सलाम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे इनवाइट किया, और डॉक्टर साहब का खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट पे इज्जत अफजाई बख्शी और इस शो में आए। तो मैं तो बिजनेसमैन हूँ। सफदर भाई, आपका भी शुक्रिया कि आपने बेसिकली ब्रिज का काम किया है हमारे और डॉक्टर साहब के बीच में, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और सफदर भाई मुझे यहाँ खींच के लाए, इसका शुक्रिया भी। देखिए, पीछे पड़े हर थोड़ी देर बाद मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है। डॉक्टर साहब, इसका मैं आपने बात की ना कि अपना हिस्सा डालो, तो जैसा हम स्पोर्ट्स का कर रहे हैं, ठीक है, हम फिर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने टॉपिक्स को ताकि लोगों को फायदा पहुंचा सके। तो हमारी इस कोशिश के अंदर सफदर भाई ने अपना हिस्सा डाला, आपको कनेक्ट करवाया। आप आज जो बातें कर रहे हैं, समझे, हम अपनी कोशिश, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, सफदर भाई ने अपना हिस्सा डाला, और आज आपकी मेहरबानी कि आप अपना टाइम दे के अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी सफदर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि हमारे आका और मौला की उम्र शरीफ दराज और दराज करे अल्लाह मियां, आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, मैं बिजनेसमैन हूँ, पिछले 25 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस वाला सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है? बीइंग अ मुस्लिम अपना ये मानना है, अकीदा है कि खुदा जो भी करता है उसमें खुदा की मसलियत होती है, उसमें खुदा की कोई ना कोई हिकमत होती है, ठीक है ना? आजकल जो हालात है, जिस तरह लोग सरवाइव कर रहे हैं, अब मेरी बिजनेसमैनों से काफ़ी बात होती है, वो सब ये बोलते हैं कि यार हमारे किराए का घर है, किराए की दुकान है, हम लोग कारोबार की जगह पे जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार कल का क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, किस तरह ये सर्वाइवल होगा। अब जिस तरह लोग तरह तरह की बातें करते, कोई बोलता है कि यार ये पावर गेम है, ये जो सुपर पावर है उसका ये फैलाया हुआ ये वायरस है, कोई बोलता है कि ये साइबर वॉर है, कोई बोलता है एटॉमिक वॉर है, न्यूक्लियर, तरह तरह की बातें होती है। अब इस माहौल, इस तरह के सिचुएशन से किस तरह पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, जिस तरह आपने भी एक बात बोली थी अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी नॉक वंस, ये बहुत मशहूर है कि एक दफा इंसान की जिंदगी में जरूर दरवाजा खटखटाती है अपॉर्चुनिटी, अगर वो उसको ग्रैब कर ले तो वो कामयाब इंसान होता है, और उस वक्त उसने अगर उसको ग्रैब नहीं किया तो वो खो देता है। तो अब आप ये बता कि ऐसे हालात के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर आदमी को किस तरह पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रहना चाहिए, उसको क्या मोटिवेट करना है कि किस तरह अपने आप को उठा के रखना चाहिए? ठीक है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, चूंकि सवाल बिजनेस ओरिएंटेड है तो मैं जवाब भी उसी किस्म का दूंगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ नहीं है,
हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते। जिस तरह एक स्कूल चलती है, एक इदारा चलता है, उस तरह हम भी अपना इदारे को चलाते हैं। जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं और मेरी बेटी जो थे वो हम बैठे हैं और हमने कहा कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, ज़ाहिर है सैलरी पे हैं सारे, तो हमने कहा कि हमारा होता ये है कि हम साल के एंड में रमज़ान में 1 मंथ की तनख्वाह जो है वो बोनस देते हैं सब। तो होता ये कि जब रमज़ान आता है तो रमज़ान से पहले के महीने की तनख्वाह, रमज़ान के महीने की तनख्वाह, फिर एक बोनस, और रमज़ान के फ़ौरन बाद जो मंथ है वो मंथ की सैलरी। और नॉर्मली हमारा जो बिजनेस है वो रमज़ान में बहुत कम हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। ईद की छुट्टियों के 15-20 दिन के बाद फिर ये हमारा काम वापस चलता है। तो आप ये देखें कि 3 महीने का एक ऐसा पीरियड होता है जहां हमारी जो इनकमिंग इनकम है वो बहुत कम हो जाती है और हमारे अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी और बोनसेस वगैरह देने के। तो हम दोनों बैठे थे तो हमने कहा कि देखो अब तो ये लॉकडाउन हो गया और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं ज़ाहिर उनके अपने घर भी है, तो हम क्या करें। अच्छा, लॉजिकली तो हम ये कह सकते थे कि भाई ठीक है, हम 1 महीने की तनख्वाह नहीं देते, जॉब से नहीं निकालते किसी को, या महीने की तनख्वाह दे देते मगर इस साल हम बोनस नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर है बोनस उसी वक्त मिलता है जब आपको इनकम इंक्रीज हो, उसके ऊपर बोनस मिलता है। तो मैं और मेरी बेटी ये सोच रहे थे कि लॉजिकल तरीका तो ये, मगर हमने कहा नहीं यार ये नहीं करते। मुझे एक वाकया याद आया कई साल पहले, जब मैंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किलात में था और मेरा जो इंस्टीट्यूट था उसका किराया भी मेरे पास नहीं होता था, तो एक दिन मैं परेशान होकर अपने टीचर के पास गया। उसने मुझसे पूछा क्या है, तो मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं इदारा कैसे चलाऊँ, मेरे पास तो इसकी जो ईयरली हम देते थे रेंट 11 मंथ का, उसके पैसे भी नहीं होते ये वो। उसने कहा कौन सा इदारा? मैंने कहा जो मेरा अपना इंस्टीट्यूट है। उसने कहा तुम्हारा कब से? मैंने कहा मैंने तो बनाया। कहता किसने कहा? तुमसे पहले। मैंने कहा वो जगह मेरी है। मुझसे कहा तुमसे पहले किसकी थी? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने मुझे एक सोच दी, एक ख्याल दिया कि देखो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ मैनेजर हो। तुम अपने आप को मालिक समझते हो ना, गलत, तुम मैनेजर हो। जितने लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं अल्लाह उनका रिस्क तुम्हें देता है और तुम उस रिस्क को आगे बांटते हो। तो अगर तुम दयानतदारी से उन लोगों का ख्याल रखोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क को कभी कम नहीं होने देगा। तो हमने फिर जब कोविड-19 वाला मसला हुआ तो हमने कहा कुछ भी हो जाए हम इनको सबको बोनस देंगे। और उसके अलावा जो आपको पता हालात, ये सिर्फ बताने की मैं कह रहा हूँ, कोई अल्लाह ना करे बुराई नहीं कर रहा अपनी। उसके बाद राशन वाशन में जो चीज़ें हम कर सकते थे हमने अपने पूरे स्टाफ के लिए की। डर हमें भी था क्योंकि हम भी इस माशरे में रहते हैं, राइट, मगर ये भी रब का एक बड़ा कमाल का उसूल है कि आप किसी के राज़िक बन जाए तो वो जो बड़ा राज़िक है ना वो आपको कभी मायूस नहीं करता। नित नई आइडियाज आती हैं आपके पास, नई सोच आती है, हिम्मत आता है, हौसला आता है, जिसको हम बरकत कहते हैं ना। बरकत क्या होती है? 1 रुपया 2 रुपया नहीं बनता, 1 रुपया 1 रुपया रहता है, 2 नहीं बनता, 2 नोट नहीं बनते, मगर उस 1 रुपए के खर्चे में इतनी कमी आती है कि वो 2 रुपए के बराबर हो जाता है। इसको बरकत कहते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि वो जो हमने सब जो कर सकते थे हमने किया। उसके बाद हमारा जो वेबिनार था, इतने लोग आना शुरू हो गए कि हमसे हैंडल नहीं हो रहा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने पूरे अकाउंट्स देखने, लोगों को आपने मैनुअल्स भेजनी है, सब कुछ। तो पहली चीज़ तो ये कि घबराना नहीं, क्योंकि आपका रिस्क उसमें कंफर्म देना है। अगर आपके साथ और लोग मुंसलिक हैं, आपकी दुकान पे काम करने वाले मुलाजिम हैं, घर पे काम करने वाली मासियाँ हैं, आपने उनका रिस्क नहीं रोकना तो अल्लाह आपका रिस्क नहीं रोकेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अपने जहन को इस्तेमाल करें। किसी ने सोचा था ये ऑनलाइन ट्रेनिंग, अच्छा 2 साल पहले इस किस्म के वेबिनार होते थे? नहीं होते थे ना। स्ट्रीम यार्ड पे आज दुनिया कर रही है। 2 साल पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। जिसने सोचा था वो तो कर रहा था। आज डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन देने का भी सोचा था कि ऑनलाइन कंसल्टेशन होगी? नहीं सोचा था। तो आपने नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग के साथ आना है उसके लिए कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, और खुदा ना करे कोई कोविड-20 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है, कोई और वायरस आ सकता है, क्योंकि ये बायो वॉरफेयर का ज़माना शुरू हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट ये है बड़ी ताकतों के पास कि अगर हम एटम बम गिराते हैं किसी मुल्क पे
तो उस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है ना। इंसान तो मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, परिंदे मर जाते हैं, और वो जमीन जो है वो सालों तक अनाज नहीं उगा सकती। तो वो एटम बम गिराने का मतलब है आपने उस दुनिया को तबाह कर दिया, तो आप उस वहां जा भी नहीं सकते क्योंकि वहां रेडिएशन लेवल बहुत हाई होगा। तो नया जो कॉन्सेप्ट आया वो ये आया कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे इंसान तो मर जाए, जानवर ना मरे, परिंदे ना मरे, पत्ते ना मरे, फूल ना मरे, दरख्त ना मरे, सब कुछ अपना रहे, बिल्डिंग अपनी जगह पे रहे। तो ये फिर केमिकल वॉरफेयर या बायो केमिकल वॉरफेयर आया। उसके बाद बायो जो आजकल जिस पे काम हो रहा है, बायो वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट आया कि कोई ऐसा वायरस बनाया जाए। मैं नहीं कहता कोविड-19 मैन मेड है, मुझे नहीं पता, बता रहा हूँ बात को। तो अगर है तो बड़ा काम कर गया ये, इसने तो दुनिया की ऊपर नीचे कर दिया पूरी दुनिया को। तेल माइनस में चला गया, दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब आपने अपने बिजनेसेस को कैसे चलाना? मुझे हैरत है, मुझे वो फेस शील्ड चाहिए थी, तो मैं इंटरनेट पे गया, हमने चेक किया फेस शील्ड अगे फॉर कोरोना वायरस इन कराची पाकिस्तान। तो मुझे पता चला एक बोरा दुकानदार है, उसके पास भी है। मैंने उसको फोन किया, अच्छा उसने ताइवान से इंपोर्ट की थी। आपने कभी सोचा था ग्लव्स इतने बिकेंगे, फेस शील्ड इतनी बिकेगी, सैनिटाइजर इतने बिकेंगे, अरे सोप इतने बिकेंगे? कभी सोचा था आपने? तो दुनिया हो गई ना तब्दील। आज आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। मेरे कमरे में इस वक्त 2 सैनिटाइजर है, मेरी गाड़ी के अंदर 2 सैनिटाइजर है, मेरे पूरे ऑफिस में जितना स्टाफ है, जितने कमरे हैं, वहां पे मास्क, प्लास्टिक, ग्लव, सैनिटाइजर के डब्बे पड़े, और सख्ती कर दी है कि हर आदमी, इवन आपको पार्सल आता आप लेते हैं तो आप जब वो नोट उसको देते हैं, उसकी पैसे देते हैं उसके, तो उसके बाद आप सैनिटाइज करेंगे अपने हाथ को। ये तो कभी नहीं था ऐसा हमारी जिंदगियों में। तो अब बिजनेसमैनों को क्या करना होगा? बिजनेसमैनों को अपने बिजनेस करने का तरीका चेंज करना होगा, क्योंकि रिस्क तो आना है आपके पास। तो अब उसका तरीका चेंज करें, क्या बैठे सोचे किस तरह कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गए, ऑनलाइन आपकी डिलीवरी हो रही है खाने पीने की, डॉक्टर्स ऑनलाइन हो गए, कितनी चीजें ऑनलाइन हो रही, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई। तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन क्यों नहीं करते? कर सकते हैं आप, मगर एक चीज याद रखें, दुनिया वैसी नहीं होगी। 4 साल 5 साल के बाद भी दुनिया वैसी नहीं होगी, क्योंकि हर दौर में नए नए चैलेंजेस का सामना होगा। अभी आपने ये देखा, कुछ अर्से के बाद पानी का प्रॉब्लम आएगा, दुनिया में जलजले आना शुरू हो जाएंगे, कुछ और नेशनल कैलामिटीज आएगी, नेचुरल कैलामिटीज आएगी। तो आपको इन सब का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगियां गुजारनी है। तो अपनी जिंदगियों को अभी से फैसला करें कि हाउ एम आई गोइंग टू लिव डिफरेंटली, मैं किस तरह अपने घर वालों को, अपने बिजनेस को चलाऊंगा। तो आई थिंक ये दिस इज समथिंग फूड फॉर थॉट फॉर एवरी बिजनेसमैन टू अभी से सोचना शुरू कर दो कि मैं क्या करूंगा। और आप बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे पता है, मेरे पास अक्सर एक मैसेज आता है, somebody is making आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम का मैसेज आ रहा है, और उसने ये दिया है कि जी रियल मैंगो एंड पिस्ताचो एंड चीकू एंड पीच आइसक्रीम एंड ऑल। बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने 1-2 दफा आइसक्रीम मंगाई, बहुत अच्छी आइसक्रीम थी, हमारे कोई बोरा ही बना रहे शायद, और बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। तो देखिए घर बैठे शुरू हो गया। मैं ह्यूस्टन था एक दफा, मेरा छोटा भाई ह्यूस्टन में रहता, आमिर रंग वाला। तो हम लोग मुझे लेके गया कि मोहित भाई चले ना एक जगह से रोटियां लेनी है। तो एक गोरा खातून थी उसके घर पे गया, आई थिंक शी वाज अ बेवा, और वो रोटियां बनाती है घर पे, है ना, और 100 का पैकेट बना के रखती है। तो जो भी लोग जा रहे, आई वुड लव टू हैव, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे होममेड रोटी, हाथ की बनी हुई रोटी मैं खाऊं। तो वो लोग 100 का पैकेट लेके चले जाते हैं। अब वो औरत घर में बैठी, जिसके ऊपर कोई नहीं है, कोई उसका बिजनेस नहीं, वो घर से बैठकर सिर्फ रोटियां बना रही है। लोगों को उसने फोन करके बता दिया कि आपको जब भी होममेड रोटी चाहिए मेरे घर से ले ले। लोग आके, उसकी इनकम होगी ना, एक छोटी सी चीज है, बट शी इज मेकिंग गुड बिजनेस, अपना घर तो चला रही है ना इज्जत के साथ। तो ये कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है कि इस दिमाग से बाहर निकल के सोचो। जब दिमाग से बाहर निकल के सोचते हो तो नई नई आइडियाज आती है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट सफदर भाई यू शुड डू। आप भी सोचें, आप बिजनेस को किस तरह तब्दील कर सकते हैं, किस तरह इनकम इंक्रीज की जा सकती है। और आपको शायद एक और चीज भी थी, आपकी थी, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, तो फिर मैं वो अपनी
जो जादुई टेक्निक है उसके बारे में भी कुछ सर वो मेरी रिक्वेस्ट थी। थैंक यू सफदर भाई, थैंक यू सर। सफदर भाई थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब सवाल तो और भी है लेकिन टाइम का हमें थोड़ा सा देखना है। तो एक आपको जो मनी बॉक्स जार वाला जो एक है उसका अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। वो मुझे सफदर सोल्जर साहब ने भी बताया था, तो मैं बता दूं। देखिए बेसिकली एक तो कॉन्सेप्ट है सिर्फ बरकत का, वो यूट्यूब पे मेरी कई वीडियोस हैं, मैंने टेलीविजन प्रोग्राम में भी बताई है। सिर्फ बरकत के लिए तो बड़ा सिंपल है, इस तरह इसको कहते हैं फिश बॉल। इस तरह बॉल ले ले, फिश बॉल कहते हैं इसको, हर जगह दुनिया में मिलेगा। और उसके अंदर जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के सिक्के डाले, पहले कॉइन्स, और उसके बाद उस मुल्क के कुछ नोटे डाले, और फिर एक मैग्नेट लेना पड़ेगा आपको। और ये बड़ा पावरफुल, दिस इज कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल मैग्नेट। ये यू शेप का होना चाहिए, यू शेप, कोई और मैग्नेट नहीं चलेगा, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। मगर आमतौर पर जो आप स्टेशनरी की दुकानों में लेते हैं उस मैग्नेट में ताकत नहीं होती। इस मैग्नेट में कम से कम इसका पुल 3 से 5 किलो होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट कहते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे बिजनेसमैन अगर ये देख रहे हैं, हार्डवेयर वाले वगैरह, उनको पता होगा कि ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट कहाँ मिलता है। इस मैग्नेट को आप पैसों के ऊपर रखेंगे, नोट के ऊपर रखेंगे, पहले कॉइन्स फिर नोट, और इसके जो दो मुंह हैं, दो टांगे हैं, उसको किबले की तरफ कर दें। इस जार को आप किसी जगह भी रखें, लेकिन इसको आप ढांप नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, कबर्ड के अंदर नहीं रख सकते। ये ओपन प्लेस में होना चाहिए, कॉफी टेबल पे हो, कबर्ड के ऊपर हो सकता है, मगर खुली जगह होनी चाहिए। ये मैं जनरल कॉइन बॉक्स बता रहा हूं जो सिर्फ बरकत के लिए। अब जब आप रोज शाम को जब घर आते हैं और आपके पास कुछ पैसे हो, जो जैसे 5-10 रुपए हो सकते हैं, कॉइन हो सकता है, बचे हुए पैसे जिसको कहते हैं ना, रेज़गारी इसको कहते थे हम, वो इस मैग्नेट पर रख दिया करें। 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद देखेंगे कुछ पैसे जमा हो गए तो मुट्ठी भरकर वो सदका दे दें, मगर डालने का अमल जारी रखें। फिर 2-3 दिन के बाद जेब में कुछ रेज़गारी पड़ी है, वो आपने ऊपर डाल दी, उसको छुट्टा पैसे भी इंडिया में कहते हैं, छुट्टा पैसा, वो आपने डाल दिया। जब फिर भर गया, फिर मुट्ठी भर के सदका दे दी। ये ऐसी जगह रहे कि आपकी नजरें बेख्तियार पड़े इस पे, मगर इसमें से कोई बच्चा इसमें हाथ ना डाले। यानी जो डाले हाथ वही डाले, जिसने ये कॉइन बॉक्स बनाया वही अपने हाथ से पैसे डालेगा, वही उसमें से निकाल कर खैरात करेगा। इसका फायदा ये होगा कि आपके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे देगा। लेकिन ये जनरल कॉइन बॉक्स है। अब पहले ये मेरे पास था, ये इल्म जो था, फिर मुझसे ट्रांसफर हो गया। अब निशाल ये खातून है, यूरोप में होती है, उनके पास ये इल्म है। अगर आप स्पेसिफिक चाहते हैं, मसलन औलाद नहीं हो रही आपकी, मर्द और औरत यानी शौहर बीवी दोनों मेडिकली फिट है, उसके लिए कॉइन बॉक्स बनाया जाता है। आपके कारोबार में इनकम कम है, बनाया जा सकता है। आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस जॉब में तरक्की हो या उससे अच्छी जॉब मिले आपका, उसके लिए बनाया जा सकता है। आपका अपना घर नहीं, आप चाहते हैं अल्लाह करे मेरा अपना घर हो जाए, आप उसके लिए बना सकते हैं। आप किसी और मुल्क में जाकर रहना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, किसी चीज के लिए भी बनाया जा सकता है। मगर वो जो कॉइन बॉक्स बनेगा वो स्पेसिफिक होगा, मखसूस होगा, एक मखसूस चीज के लिए होगा। उसका पूरा प्रोसीजर होता है। उसमें निशा अली को आप ईमेल करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूं अपने लिए, शादी के लिए बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो, और शादी हो कि ऐसी खातून से शादी हो कि जिंदगी जो है वो खुशहाल गुजरे। मिसाल के तौर पर, या कोई लड़की है, उसके माँ बाप वरीड है कि बच्ची की शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए बना सकते हैं। तो वो उस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक ईमेल अगर आप लोग लिख दें तो बड़ी मेहरबानी आपकी, ताकि हमारे नाजरीन को मिल जाए। इस ईमेल को आपने भेजना होगा निशा अली को। इसका निशा अली का ईमेल है। वो तमाम तफसीलात आपसे पूछेगी। आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो अगर अभी आपकी इनकम सालाना 10 लाख है तो आप 20 लाख करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं,
या आपकी शादी नहीं हुई तो आप शादी करना चाहते हैं, आपकी औलाद नहीं तो आप औलाद चाहते हैं, तो वो फिर आपको मैं आपको आप जरा लिख लेंगे। जी ईमेल आप बता सकते हैं। जी 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 बता दें प्लीज। मनी MONEY मनी जी BOX बॉक्स ओके पावर POWER, ओके ये एक वर्ड है, मनी बॉक्स पावर ओके @gmail.com। MONEY। जी डॉक्टर साहब नोट कर लिए, मैं अभी स्क्रीन पे शो कर दूंगा। ठीक है, शो कर देता कि मैं भी देख लूं कि कहीं। जी डॉक्टर साहब देख लें। एक मिनट, जी जी देख लें प्लीज। आया नहीं मेरे पास। मनी बॉक्स पावर, एक्सेलेंट, थैंक यू। ये निशाली को आप मैसेज करेंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा पर्पस, ये मकसद है। और इसमें शर्माना मत। हमारे पास एक साहब आए लाहौर में, जो कि आपको पता ना शुगर मिल वाले बड़े अमीर होते हैं, तो वो शुगर मिल में फैमिली है पूरी, जिसमें ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। उसकी ख्वाहिश थी मैं एक दिन MD बनूं और चेयरमैन बनूं पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का। उसने कॉइन बॉक्स बनवाया निशाली से। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि निशाली से मेरा ताल्लुक नहीं है। ये नॉलेज इल्म मेरे पास था, अब निशाली के पास चला गया। हर 5-6 साल के बाद ये फिर वापस मेरे पास है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अप्रोच मत करना। इसके लिए जनरल मैंने सिखा दिया, बरकत के लिए क्या करना है। वो साहब मेरे पास आए, उन्होंने 4 डायमेंशन वर्कशॉप भी किया था कुछ अर्से पहले, और मिठाई का बक्सा लेके। मैंने कहा जी किस खुशी में? कहते सर आई एम नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान शुगर एसोसिएशन, और मैं अपनी फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। मैंने कहा कैसे? उसने कहा जी कॉइन बॉक्स पर। एक ब्यूरोक्रेट, बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसकी शादी एक खातून के साथ आई, दोनों की एज में बड़ा डिफरेंस था। तो वो खातून मेरे पास आती थी हर जुमेरात को, जो लेक्चर होता है कराची में। बल्कि ये भी आपको बता दूं, पाकिस्तानी 7:30 बजे एवरी थर्सडे फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव मेरा लेक्चर होता है 1 घंटे का। उसके बाद वो मेडिटेशन होती है हेवन ऑफ हीलिंग की, 7:30 PM यानी मगरिब की नमाज के बाद। और ये जुमेरात को होता है। आप फेसबुक पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, मुझे सवाल भेज सकते हैं। मैं सवाल, जब आपका सवाल का टर्न आएगा तो फिर मैं सवाल, कोई भी सवाल हो सकता है दुनिया का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करें इल्मिया सवाल हो। तो वो खातून मेरे पास आई, कहती है 4 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, और मेडिकली मैं और मेरा हस्बैंड फिट है। मैंने कहा निशाली का, मैंने ईमेल दी, मैंने कहा उसको मैसेज करके आप कॉइन बॉक्स बनवाए। कुछ अरसा गुजर गया, 15-20 दिन, ये शायद महीना गुजरा होगा। उसने कहा जी वो कॉइन बॉक्स की डिटेल आ गई। अच्छा, निशाली क्या करती है, जब आप उससे प्रोफेशनली बनाते हैं तो वो आपको कहती है कि इस कॉइन बॉक्स में आपने क्या क्या डालना है, इसके मैग्नेट का डायरेक्शन क्या होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो एक डायरेक्शन बताती है किस दिन रखना है, ये स्टार्ट किस दिन करना है और किस टाइम पे करना है। जिसको आपको याद हो, अगर हिंदुइज्म में एक चीज घड़ी कहते हैं, खास वक्त होता है, और उस वक्त को पे अक्सर वो ऐसे काम किए जाते हैं कि जिनका होने के चांसेस बढ़ जाता है। शुभ घड़ी कहते हैं उसको। एनीवे, इसका हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला है। तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे ये दिया, और मैंने तो उसके अंदर ट्विन की तस्वीर डाली है, ट्विंस की। मैंने कहा यार तुम्हारा एक बच्चा नहीं हो रहा और तुमने ट्विंस की तस्वीर डाली है कॉइन बॉक्स में, इसको निकालो, एक बच्चे की तस्वीर डालो। उसने कहा नहीं जी, मुझे तो ट्विंस की, बिकॉज मुझे ख्वाहिश है कि मेरे ट्विंस हो। खैर जी, 1.5 साल गुजर गया। एक दिन वो आई मेरे जुमेरात के लेक्चर में, मिठाइयों के डब्बे लेकर, उसको ट्विंस में। और कई महीनों तक हर जुमेरात को वो खातून आती थी, जब तक उसका हस्बैंड इस एरिया में पोस्टेड था, ब्यूरोक्रेट था। और हर जुमेरात को जो हमारी महफिल लगती थी, अभी तो नहीं लग रही कोविड-19 की वजह से, अब तो ऑनलाइन हो रहा है सारा, तो वो पूरी महफिल लगती थी। उस महफिल में वो लोगों के लिए स्नैक्स और चाय लेके आती थी। आई मीन 100-150 लोगों के लिए स्नैक्स और चाय हर जुमेरात को कई महीनों तक उसने किया। फिर उसके हस्बैंड की कहीं पोस्टिंग होगी तो वो फिर चली गई यहाँ से। देखिए, इसके पीछे भी एक कमाल फितरत का कानून, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम गलत चीज अट्रैक्ट करते हैं।
तो इस सोच को बदलो और वो गुमान डालो जो कि पॉजिटिव हो, रिसोर्सफुल हो, प्रोडक्टिव हो, तो जिंदगी में आपको वो चीजें हासिल हो सकेगी। तो ये कॉइन बॉक्स जी अपने घर में बरकत के लिए बना रखना है तो बनना है, और स्पेसिफिक बनाना है तो निशा अली को पूरी डिटेल, वो पूरी कैलकुलेशन होती है, 1 महीना या 15 दिन बाद वो जवाब देगी, आपको पूरा प्रोसीजर समझाएगी, और विद इन 1 ईयर आपका काम हो जाता है। और ऐसे ऐसे किस्से मैं आपको क्या बताऊं दोस्त। सर आपके साथ मेरे ख्याल से हम जितनी देर बात करें वो कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। एक आप छोटा सा कोई एक ऐसा मैसेज अपना जो आप समझते हो आपकी दिल की बात है हमारे व्यूअर्स को, जो उनको यकीनन काम आएगी, तो एक ऐसा कोई मैसेज आप दें जरूर। इल्म मैसेज के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये एक मशवरा है, एक नसीहत है, एक एडवाइस है। इल्म हासिल करो, और इल्म दीन दुनिया का एक है, तो अलग अलग नहीं है। इल्म इंसान को शऊर देता है। ये इल्म यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, इल्म अलग चीज है। तो जो भी हो सके इल्म हासिल करो। और सबसे बड़ा इल्म जो होता है वो अपनी जात का होता है। जिसने अपने आप को जाना उसने अपने रब को पहचाना, मौला अली का कॉल है। दूसरी चीज, एक शेर सुनाता हूं। सेज यानी बिस्तर, सेज फूलों की जरूरी नहीं जीने के लिए, सेज फूलों की जरूरी नहीं जीने के लिए, जो सलीका हो तो कांटों पे गुजर जाती है। याद रहे, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। असल चीज जो आपने डेवलप करनी जिंदगी में वो एटीट्यूड है, वो सलीका है, कि अगर कांटों का बिस्तर भी हो उस पर भी आप आराम से सो सके। क्या फायदा उस जिंदगी का कि आपके पास महंगी से महंगी मैट्रेस हो, एयर कंडीशन बेडरूम्स हो आपके पास हो, और रात को आपको नींद ना आती हो परेशानी की वजह से। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट एटीट्यूड दैट वी नीड टू डेवलप एंड इंटीग्रेट इन आवर लाइफ, जो कि हमने बड़ा मिस किया है। तो एक तो आप सबका शुक्रिया, सफदर भाई का, आप दोनों भाइयों का शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। हेवन ऑफ फीलिंग का मेडिटेशन हर जुमेरात 7:30 बजे जरूर देखिए प्लीज, और सवाल भी भेजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी, जैसे आज हमारे दोस्तों ने, दोनों दोस्तों ने कमाल के सवाल किए थे। जितना गहरा सवाल होगा उतना ही गहरा जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर वो ये ना, हुस्नुल सवाल निस्फुल इल्म, ये वो वाली बात थी। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच Thank ऑन you, बिहाफ ऑफ बोरा नेटवर्क कि आपने अपना टाइम दिया। हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपका कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं इससे कि आज जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बातें की हैं, कल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें कोरोना का जो रिकवर्ड पेशेंट है वो हमारे साथ होंगे, वो अपनी सारे लाइफस्टाइल शेयर करेंगे। और डॉक्टर अब्दुल कादिर हमारे साथ होंगे जो SIUT में काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे कोविड के अगेंस्ट। तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया। आबाद रहे, शाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।